हाँ, तो ये रिकॉर्ड भी हो रही है ताकि बाकी लोग भी इसको देख सके बाद में जाके। यूट्यूब पे मैं पुट कर दूंगा जो लोग नहीं आ पा रहे। चलो। तो एच डी एफ सी बैंक के बारे में बताया था मैंने। एच डी एफ सी बैंक जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। रीज़न उसका है कि हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ, तो नेट का इशू आ गया था, इस वजह से बंद हो गया था ये। हम्म। तो एच डी एफ सी बैंक का मैंने बताया कि यहाँ पे फ्रेश इन्फॉर्मर फिर से भी ब्रेकआउट दे रहा है। और दूसरी चीज़ टेक्निकली भी आप देखोगे, टेक्निकली भी अच्छा स्ट्रेंथ है। और जब काफ़ी टाइम से मतलब ऑलमोस्ट इसने पूरा बुल मार्केट मैंने देख लिया, 21 में, 22 में, 23 में, है ना, इतना 24 में भी हाफ हो चुका है, बट मोमेंटम नहीं मिला, काफ़ी चला ही नहीं है स्टॉक। तो फाइनली अभी इसने मोमेंटम देना स्टार्ट किया है। तो और एच डी एफ सी बैंक का थोड़ा जो मार्केट शेयर भी है बैंक निफ्टी निफ्टी में बहुत बड़ा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को मूव करना पड़ेगा अगर ये चलना स्टार्ट करता है तो। साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा कंज्यूमर में भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था आज। हम ना जो भी चीज़ें अपन देखते हैं, ये भी चीज़ पढ़ते हैं, वो देखनी बड़ी ज़रूरी है, समझनी होनी चाहिए कि आपको कैसे काम करोगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितनी अच्छी ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट का फायदा उठा सकते हो तभी पता लगेगा जब आपकी नज़र रहेगी स्टॉक्स पे। अगर पर्टिकुलर नज़र रहेगी तो ही आप कुछ कर सकते हो। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो बात है ही नहीं। तब तो एक सिंगल इंडेक्स को देखो। प्रेफरेबल ये होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग पहले करो कैश मार्केट से। उसके बाद आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो स्मॉल फ्यूचर्स जो होते हैं उनको ट्राई करो। ऑप्शन सबसे लास्ट में काम करो क्योंकि थोड़े से वो रिस्की होते हैं और रिवॉर्डिंग भी होते हैं, तो और कम पैसों में काम हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले वो अट्रैक्टिव लगते हैं। और ज़्यादातर मार्केट और यूट्यूब पे भी आप देखोगे सब लोग उसी की बातें कर रहे हैं। पर वो ये चीज़ नहीं बताते आपको कि यहाँ पे आपका नुकसान कितना हो सकता है, कितना होता है लोगों का। ओके। तो देख सकते हो आप सिंगल अपने सिस्टमेटिक तरीके से भी आप देखोगे तो आपको अच्छी एंट्री मिलेगी 1100 के आसपास, है ना। आज कल परसों की कल की बात है तो, और उसके बाद आप देख लो अभी 3 साढ़े 3% का मोमेंटम मिल चुका है और अभी 1150 तक का लेवल तो ओपन है ही सही इसमें, है ना। ये एफएमसीजी में आता है। एफएमसीजी सेक्टर जो होता है थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर होता है। एफएमसीजी हो गया, ओके, आपका आईटी हो गया, है ना, और आपका फार्मा हो गया, है ना। ये सेक्टर मोस्टली आपका ना परफॉर्म करते रहते हैं। इनको डिफेंसिव काउंटर मान के चला जाता है ना। आईटी को फिर भी हटा दो तो एफएमसीजी फार्मा तो है ही सही डिफेंसिव काउंटर, है ना। मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट की ग्रोथ चलती रहेगी। मतलब आप अगर देखोगे तो 15 से 20% का इनका आरओआई रहता ही रहता है ना। तो ये मुंह देते रहते हैं। साथ साथ ये फार्मा कंपनीज भी होती है, तो फार्मा कंपनीज मोस्टली काम कर रही होती है। बस ये होता है कभी कभी कि यूएसए का एफडी वगैरह लग गया, कोई दिक्कत वगैरह आ गई, कोई ड्रग्स वगैरह जो हो इनकी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे बाकी फार्मा भी अच्छा परफॉर्म करता ही करता है। कभी कभी ऐसा रहता है। और कभी ऐसा टाइम आता है जब पूरा मार्केट डाउन हो तो वहां पे दिक्कत ही आती है ना। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स करके भी एक इंडेक्स करके है ना। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स करके भी है। आप एक बार चेक करना है इस पूरे इंडेक्स के बारे में, है ना। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी कंपनी आ जाती है। जैसे हेवल्स आ गया, सीमेंस आ गया, है ना। जैसे आप कोई एसी कंपनी आ गई, पंखे की कंपनी आ गई, कुकर, टीटी के प्रेस्टीज हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज वगैरह होगी जो आपको दिखाई देगी कि जिनका ना एक मतलब एक परसेंटेज रहता है कि सर्टेन ग्रोथ रहती है इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, है ना। तो ये बता सदाबहार जो कंपनीज होती है, सदाबहार कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी कभी हो सकता है कुछ क्वार्टर इनके अच्छे ना निकले, है ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो टाटा कंज्यूमर इज ऑल्सो वन ऑफ द ऐसा जिनमें जिसमें टाटा कॉफी भी इसी में ही मर्ज हो चुकी है। आपको आइडिया है इस चीज़ का तो, है ना। बहुत अच्छी कंपनी मतलब एक तरीके से। और टाटा नमक वगैरह और टाटा के जितने बड़े प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं जो मतलब एडिबल्स वगैरह में जो हैं, और वो सारी प्रोडक्ट्स में ही आते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है 1175 के आसपास कुछ होगा, और उसके बाद फिर अगर और ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है ना। पर हमेशा एंट्री तभी लेनी चाहिए जब आपको स्टॉप लॉस डाउन साइड छोटा मिले। आपको रिस्क, आपको आइडिया हो, आपको रिस्क नहीं पता होगा ना तो फिर उस केस में क्या करोगे, बीच में लेके बैठ जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रख लो। इसलिए आपने देखा होगा अपने ग्रुप में भी बहुत कम स्टॉक्स होते हैं, और कभी कभी स्टॉक देने के बाद भी चलते नहीं है, पर जब चलते हैं तो फिर वो बताने पड़ते हैं कि भाई अभी रुको, इसको होल्ड करके रखो। जैसे वॉक फार्मा करके आप देख लो। ऑल दो ये स्टॉक जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ इनसाइडर चीज़ें चल रही है, तो सबके लिए नहीं होता है ये। उन्हीं के लिए होता है जो उस चीज़ को, इसकी वॉलिटिलिटी को हैंडल कर सके, है ना। तो ये 650 640 के आसपास हमारा 617 12 600 10 15 के आसपास की एंट्री थी हमारी। और अभी तक ये 42% की रिटर्न दे चुका है ऑलमोस्ट। कितने दिनों का, 1 2 3 4 5 6 6 दिन के अंदर अंदर आपको 30 40% का रिटर्न दे चुका है, तो वो बहुत होता है ना। तो ये हमेशा नहीं होता, सब में नहीं होता है ये। और अभी भी एक्सपेक्टेड ये चल रहा है कि ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ तक जाएगा, पर अभी ये इतना स्टीप मोमेंटम देगा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मंथ वाइज देखोगे तो ये मंथ जो था यहाँ पे नवंबर में आपको एंट्री मिली थी, और बहुत अच्छी एंट्री मिली थी। वैसे ये स्टॉक अच्छा हुआ करता था एक टाइम पर। अब तो कुछ टाइम से क्या है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन भी ऐसा आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बाद में पता चलती है ना। इनसाइडर चीज़ें बहुत होती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैसे पैसे कमाओगे, सिंपल टेक्निकल स्ट्रक्चर। मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ कहूंगा कि आप जितनी कम चीज़ों पे फोकस रखोगे,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ लर्निंग या एजुकेशन पे कम ध्यान देना है, पढ़ाई पे तो आपको डेफिनेटली जो भी चीज़ें मार्केट में होती है वो आपके लिए बहुत सारी डेटा वगैरह अवेलेबल, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल, तो आप उनको कर सकते हो। बट जितना फोकस एक सिंपल चीज़ पे रखोगे, टेक्निकल में अगर आप सिंपल चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी व्यू और क्लियर पता रहेगा कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी और ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। तो सिंपल प्राइजेशन आपके लिए काफ़ी है, इंडिकेटर्स आपके लिए काफ़ी है, वॉल्यूम देखना आपके लिए काफ़ी है ना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो होते हैं वो बड़े काफ़ी है। तो इन्हीं के बेसिस पे आप जजमेंट फाइंड आउट करो और फिगर आउट करो, ज़्यादा बेटर है। तो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। ओके, अपोलो हॉस्पिटल की बात कर लें। अपोलो हॉस्पिटल की मैंने जो हमारी कॉल्स वगैरह भी थी वो काफ़ी वॉल्टाइल चल रही थी कुछ टाइम से, लॉन्ग देने के बाद भी क्या मोमेंटम मिला नहीं, बट अब एक्सपेक्टेड ये रहा था कि ये वापस ऊपर आ रहा है, तो ये चलने की चांसेस दे रहा है अपन को, है ना। दूसरी चीज़ भी, कई सारे स्टॉक जो है ना वो ग्रीन में चल रहे हैं अभी। एल में ध्यान दोगे तो एल अभी कुछ टाइम, कल कल ही की बात है, इसको कोई ऑर्डर वगैरह मिला है बड़ा, है ना। ये कंपनी ऑलरेडी काफ़ी चल चुकी है। अब मैं क्या है, इस लेवल पे थोड़ा सा अवॉइड इसलिए भी करना ज़रूरी है कि आपको ना ये वॉलिटिलिटी हैंडल करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना। जैसे आपको ध्यान हो तो ये जब मार्केट गिरा था तो बहुत फास्ट गिरा था, है ना। तो ऐसे ऐसे झटके आ जाते हैं मार्केट में और काफ़ी लोगों को स्टक कर जाते हैं, है ना। तो एक बेसिक आइडिया भी आपको रखना होगा, थोड़ा सा बेसिक इन चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा, है ना। तो वो ज़रूरी है। और धीरे धीरे आपको इस चीज़ का आइडिया लगने लग जाएगा कि मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, आपको खुद से भी जजमेंट, आप खुद से भी फाइंड आउट करना ज़रूरी स्टार्ट कर दोगे कि हाँ ये मैं जो बोल रहा हूँ ये कितना सही हो रहा है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। जो स्मॉल लार्ज की कंपनी थी यानी निफ्टी 50 कंपनी, उन कंपनीज के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, बता दिया ऑलमोस्ट कई सारे स्टॉक के बारे में, है ना। अगर आपको कोई भी लगे तो आप एक बार ना चैट में मुझे डाल देना कि ये स्टॉक के बारे में समझा दो, बता दो, तो मैं उस पर बात कर लूँगा। ओके। और हाँ, यूपीएल भी जो है, यूपीएल भी काफ़ी अच्छे बॉटम से लेवल से रिकवरी ले रहा है, तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हो। अच्छा स्टॉक है ये, है ना। थोड़ा सा अंडर वैल्यूड चल रहा है, मतलब कि मान के चलो कि काफ़ी बॉटम है, तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर वगैरह के जब भी कुछ न्यूज़ आती है तो उसमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और मिड कैप में आ जाता हूँ मैं। मिडकॉम में कैस्ट्रॉल काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आपको पता होगा कैस्ट्रॉल हमने बहुत अच्छे लेवल से यहाँ से रिकवरी ले, जब आई थी तब से ही इसको करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हैं वंस इन बहुत टाइम बाद आपको एंट्री, मतलब एक मौका मिलता है लेने का, तो उसमें मिस नहीं करना, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलता भी नहीं है और उसको ले भी नहीं सकते आप। ये देख सकते हो मैंने क्या कहा था यहाँ पे, बहुत पुरानी बात है, आई थिंक ये उन लोगों को पता है जो जुलाई के टाइम पे थे यहाँ पे, है ना। तो ये आप देख सकते हो बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम मिला, उसके बाद 3 4 5 महीने तक नहीं चला, फिर उसके बाद एक महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया, फिर 2 महीने भी अच्छा रिटर्न चला, फिर 3 4 महीने फिर नहीं चला, भी चला। तो ये 265 तक के टारगेट्स में बड़े मिल जाएंगे, है ना। थिंक यहाँ ये है, समझाना मैं चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो इन स्ट्रक्चर्स को आप आसानी से, मतलब उनको नेग्लेक्ट मत करो या फिर उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स जो होंगे बड़े काम के स्ट्रक्चर्स होंगे आपके, आपको बहुत ज़्यादा व्यू, बहुत अच्छा रिटर्न वो देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इप्का लैब वगैरह जो है, मतलब ये फार्मा जो कंपनीज हो जाती है, फार्मा में इप्का के बारे में आज हमने बात की, मैसेज भी ड्रॉप किया हुआ है ना। तो अच्छा स्ट्रेंथ है यहाँ पे, लॉन्ग बन सकता है यहाँ पे सेटअप, ठीक है। इमामी करके जो है, इमामी में अगर आप देखोगे तो बहुत नीचे के लेवल से हमने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है, ये ब्रेकआउट में भी हमने यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिया हुआ है ना। उसके बाद आप देख सकते हो जिन लोगों को फ्लैग फ्लैग की बात कर रहे हो, फ्लैग नहीं मिलता, फ्लैग नहीं मिलता, ये फ्लैग बना हुआ है आपके सामने, ये फ्लैग बना हुआ है, ऐसा क्लासिक केस ऑफ फ्लैग, अच्छा फ्लैग है ये, है ना। कई सारे फ्लैग ऐसे होते हैं जो बड़े दिखते नहीं है, प्रॉपर समझ में नहीं आते। यहाँ पे देखो वीकली में देखो, 1 2 3 बड़ी कैंडल, उसके बाद 1 2 3 ऐसे ही कंसोलिडेशन और फाइनल ब्रेकआउट हुआ। अभी ब्रेकआउट हुआ है तो अभी ब्रेकआउट कितना सस्टेन करता है, कितना मोमेंटम देता है वो देखना पड़ेगा। वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम कितना हाई था, कितना अच्छा था, है ना। अगर आपने जो भी आपने स्ट्रेटजी वगैरह पढ़ी हुई है जो सिस्टम के बेसिस पे, अगर आप उसको लगा के चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा ये कितना प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आरबीएल बैंक थोड़ा सा रिस्क रहता है नॉर्मली, मैं हर किसी को मतलब हर किसी के लिए नहीं होता है ट्रेडेबल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपसाइड डाउन साइड मोमेंटम मिलते हैं और बहुत फास्ट मोमेंटम मिलते हैं, पर ये एक जगह है जहाँ पे आप इसको नज़र रख सकते हो। कुछ स्टॉक्स भी मैंने निकाल रखे हैं जिन पे अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो आप भी एक बार इनको चेक ज़रूर करना। आप चेक करोगे तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। सरला पॉली करके कुछ कंपनी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है वो उसकी। हाँ, तो मैं स्टॉक बता देता हूँ, आप एक बार चेक कर सकते हो उनको, जिनमें फ्रेश ब्रेकआउट्स हुए हैं अभी और ब्रेकआउट्स पे ही चल चल रहे हैं वो स्टॉक्स, तो उन पर थोड़ी नज़र रखी जा सकती है। जीएम ब्रीवरीज करके जो है स्टॉक है, आज मॉर्निंग में मैंने बात करी थी उसके ऊपर, है ना। तो मैं एक शायद ये वीडियो के साथ साथ इसमें बता ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी कोई डाउट वगैरह होगा तो अपन उनसे बात कर लेंगे। सरला पॉली करके जो है, इसको एक बार देख सकते हो, काफ़ी अच्छे लेवल से। और ज़्यादातर जितने भी स्टॉक में सेलेक्ट करता हूँ मैं पहले ये कोशिश करता हूँ कि उनकी फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक हो, डिसेंट हो, तो अनटिल अनलेस अगर हम कभी हाई प्राइस पर उसको बाय कर भी लें तो इतना इशू नहीं आया हमको, ठीक है।
तो ये सल्लापोली में है, तो इसमें बड़ा ब्रेकआउट वगैरह हुआ था, 100 रुपीज़ के आसपास भी हुआ है, पहले भी हुआ है ये 75 के आसपास, तब से ये चल रहा है लगातार, है ना। LIC हाउसिंग जो करके कंपनी है, LIC हाउसिंग का भी अगर आप यहाँ पे पूरे फंडामेंट्स वगैरह सब चेक करोगे तो सब अपने फेवर में ही है, सब कुछ सही सही चल रहा है। तो इसमें भी ब्रेकआउट वगैरह जो हुआ है ऑल टाइम का, वो भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है ना। तो मतलब इसको भी कंसिडरेशन में रख सकते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे 756 750 760 के आसपास का ब्रेकआउट कुछ है इसमें। अ, असाही सॉन्ग वॉन करके जो है, ये जो कंपनी है, कंपनी बहुत सारी होती है तो आप सब में तो नहीं कर सकते डेफिनेटली, तब पर ये चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, तो इसमें थोड़ा उसके बारे में पढ़ लिया जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको ऐसी फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप वहाँ पे थोड़ा कन्विक्शन के साथ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। ये इसमें ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और बहुत लंबा ब्रेकआउट हुआ है 2018 से लेकर 2024 का, तो इसमें भी एक अच्छा बड़ा मोमेंट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। IEX है ना, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज करके जो है, ये भी एक मोनोपोली बिजनेस हुआ करता है। अभी कुछ चीज़ें हुई थी इसमें, कुछ डेवलपमेंट वगैरह हुए थे, इस वजह से ये काफ़ी गिर गया था। तो यहाँ ये ब्रेकआउट आपका सिनारियो आपको दिख रहा होगा, ये देख देख सकते हो, ये ब्रेकआउट वाला सिनारियो बना हुआ है। ये अभी सस्टेन करेगा नहीं, क्योंकि चलता है धीरे धीरे वाला स्टॉक है थोड़ा सा। PB फिनटेक, पॉलिसी बाजार करके आपने देखा होगा, बहुत ऐड वगैरह आते हैं, है ना। और बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी है इनकी, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कि नहीं है, आई कि नहीं आई, वो शायद आप अगर बैलेंस शीट उसको नीचे चेक करोगे तो आपको दिख जाएगी, बहुत कम है, आई है पर अभी, है ना। पर इसने भी अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। और जोमेटो ने भी ब्रेकआउट दिया है अपना, जोमेटो भी धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी के आगे और बढ़ता जा रहा है। अ, इसके अलावा गोदरेज एग्रोटेक और अतुल, एक दो नाम और भी है, तो ज़रूरी नहीं है उनको भी अपन देखें, पर ये अच्छे नाम लग रहे हैं मेरे को और अच्छा स्ट्रक्चर है इनमें। ये आप एग्रोवेट देख सकते हो, इसमें जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत लंबा ब्रेकआउट हुआ है, पर आज खास मोमेंटम मिला नहीं है इसमें। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो हाँ आज कुछ भी नहीं चला है, वहीं के वहीं पर ही चला है, पर ये देखो ब्रेकआउट हो अच्छा हुआ है। तो आप बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से इस स्टॉक को थोड़ा कम मतलब कंसिडर कर सकते हो, अपनी वॉशेस में डाल लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और के फिनटेक करके भी है, चलो उसको भी देखे रहते हैं। और मैं आपको ये भी समझाता हूँ कहाँ से आपको फ्रेश ब्रेकआउट्स ढूंढने का मौका मिल सकता है विदाउट लुकिंग एट द चार्ट। ये देखो के फिनटेक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है ये देखो ब्रेकआउट है ना। तो ऐसे ऐसे ब्रेकआउट्स पे भी आप थोड़ा नज़र रखोगे, ट्रेड करोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा प्रॉपरली आपको आइडिया लगेगा। एक स्टॉक ले लो चाहे तो, पर ले, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको स्किन इन द गेम होता है ना, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है। पेपर ट्रेड तो मैं इसलिए बोलता हूँ सब लोगों को, ताकि उससे आपका प्रैक्टिस कर पाओ, एक सिंगल करो। नॉर्मली मैं कई लोगों को जानता हूँ जो पढ़ लेते हैं, पर वो घर पे मतलब चेक ही नहीं करते, चार्ट्स पे खोलते ही नहीं, चार्ट्स पे देखोगे नहीं तो फिर फायदा भी नहीं कुछ भी होगा। अतुल ऑटो जो है वो वन ऑफ द, आपको पता ही होगा, पैसेंजर व्हीकल्स में काफ़ी बड़ा नाम है, और दिखे जाते हैं आपको, तो इसमें भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ब्रेकआउट हुआ है, सेल्स अच्छी आई है इसकी इस बार। तो वो एक रीज़न है, बाकी फाइनेंशियल वाइज देखा जाए तो ओके ओके। तो ये मैंने कुछ ब्रेकआउट वाले स्टॉक थे जिनको कंसिडर करके बता दिया आपको, है ना। इसके अलावा अगर कोई और स्टॉक मुझे अच्छा दिख रहा है तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर अपनी जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको लेता हूँ। ये AMTC करके है, इसमें ब्रेकआउट हुआ है 1992 के आसपास, मिल सकता है थोड़ा सा मतलब अच्छा स्ट्रक्चर, इसको देख सकते हो। वो फार्मा की बात कर ही ली है ऑलरेडी हमने। जाइडस जो है, जाइडस का जो है शुगर फ्री का बिजनेस है, मतलब बहुत मोनोपोली बिजनेस है एक तरह से। अब जाइडस वेलनेस का है या जाइडस दूसरे का है, ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना। इसमें भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और 2000 के लेवल्स के लिए। और ये कंपनी थोड़ी ना स्लो कंपनीज होती है, स्लोली स्लोली चलती रहती है। अब आप देखोगे यहाँ पे अप्रैल 2024 के आसपास यहाँ पे, है ना, वैसे स्लो तो नहीं है ये, ग्रोथ ग्रोथ तो काफ़ी तेज़ है, पर 1600 का स्टॉक कितना हो गया यहाँ पे, 20-22% का रिटर्न दे गया यहाँ पे ऑलमोस्ट। आपको आज ही के दिन 7% चल चुका है, तो इनको भी आप नज़र में रख सकते हो। तो ये सारे स्टॉक आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये तो मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है ऑलरेडी, आपको मिले कहाँ पे, investing.com पे, स्टॉक एज पे देख लो, वहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट बना के वहाँ पे चेक कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। वॉच लिस्ट बना के रखोगे तो पता तो रहेगा कि कौन सा स्टॉक है। वी मार्ट ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, ले रखा है। दीपक नाइट्रेट वगैरह देख सकते हो आप, है ना, ये ऑलरेडी आज आज भी इस पर बात करी है ना। बाकी शुगर स्टॉक अभी थोड़े चुपचाप रुके हैं, पर वापस से मोमेंटम देना स्टार्ट करेंगे। चलो वापस अपन यहाँ पे कमोडिटी पे आ जाते हैं। कमोडिटी की बात करें तो आपने देख ही रखा है, गोल्ड सिल्वर में काफ़ी टाइम से हमने अगर कुछ पुरानी वीडियोस देखी तो वहाँ पे अपने स्ट्रेंथ के बारे में बात करी रखी थी। सिल्वर की हम देखें तो सिल्वर में भी स्ट्रेंथ है, गोल्ड में स्ट्रेंथ होती है, सिल्वर में स्ट्रेंथ होती है, तो फिर बाकी जो बेस मेटल्स वगैरह भी होते हैं वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो आप बेस मेटल भी देख सकते हो, कॉपर 859 है और जिंक भी है 270.80 के आसपास है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो आज 1.5% दोनों है, ये भी 1.5% के आसपास कुछ है। तो इट्स अ साइन कि कमोडिटीज में भी जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा है ना। अब बीच में से एंट्री लेकर ट्रेड करना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर मी। कुछ लोग कर लेते हैं पर मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज आपको वहाँ पे रिस्क आइडिया नहीं रहता कि रिस्क कितनी रखें हम वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है।
ओके, अब आप मुझे इसमें से अगर कोई डाउट है तो आप मुझे चैट पे बता दो, उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। और अगर वैसे कुछ नहीं है तो हाँ, या फिर अगर नहीं है तो फिर मैं कोई दूसरी वीडियो भेजता हूँ जिसमें अपन वापस से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो ये रिकॉर्डेड वीडियो है ये बनी रहे यहाँ पे। ओके। नहीं है तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको वापस से वीडियो का जो लिंक है वो फिर से शेयर करता हूँ।